बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। हम सेक्शन 138A को आज पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं और ये रिकवरीज के साथ डील करता है कि अगर किसी टैक्स पेयर को टैक्स लग जाता है या उसका कोई टैक्स ड्यू होता है और वो टैक्स नहीं पे कर पा रहा किसी वजह से या नहीं कर रहा, तो फिर आपने उससे ये टैक्स किस तरीके से रिकवर करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने सेक्शन 138 पढ़ा था, जो कि टैक्स लेने के लिए सबसे पहले ये है कि अगर किसी शख्स को टैक्स लग जाता है तो कमिश्नर उसको या जो ऑफिसर होगा उसको एक नोटिस इशू करेगा कि आप फलां डेट तक इतना टैक्स आपका ड्यू है, ये पे कर लें। अगर फिर भी टैक्स पेयर वो टैक्स पे नहीं करता तो 138(2) के अंदर कुछ कोएर्सिव मेजर्स हैं जो लेके आप उसका टैक्स रिकवर कर सकते हैं। और वो जो मेजर्स कौन कौन से थे, उसमें से ये था कि पहली बात तो ये है कि आप उसकी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर लें, या फिर उसमें से एक और स्टेप था कि आप उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई रिसीवर लगा दें। वो आपको जो उसमें से रेंट या किसी किस्म की इनकम रिसीव होगी वो उसमें से आपका टैक्स आपको निकाल के दे देगा। या फिर यह है कि आप उस बंदे को अरेस्ट कर लें और मैक्सिमम 6 महीने तक आप उसको अरेस्ट में या कस्टडी में रख सकते हैं। और आखिरी में उसमें यह था कि आपके सेल टैक्स का एक सेक्शन है जो आप ज़रा देख लें, उसमें कुछ पावर्स दी गई हैं रिकवरी की, तो वो वही पावर्स आप यहाँ इनकम टैक्स की रिकवरी के लिए भी मेयर कर सकते हैं। ये एक रिसेंट डेवलपमेंट है या एक मॉडिफिकेशन है जो कि इस सेक्शन के अंदर ऐड हुई है। तो खैर आज हमने पढ़ना है सेक्शन 138A, जो कि रिकवरी ऑफ टैक्स बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, यानी कि जो एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है रेवेन्यू का, उसके ज़रिए से भी आप अपना टैक्स रिकवर कर सकते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू असल में क्या होता है, जो एक ज़िले का या शहर का एसी होता है या असिस्टेंट कमिश्नर होता है, वो रेवेन्यू का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है। तो उसके पास अगर आपसे एक टैक्स रिकवर नहीं हो रहा और उस शख्स की कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी वहाँ है, तो आप उसको उससे रिकवर करवा सकते हैं। तो चलें हम ज़रा इसको स्टडी करते हैं। द कमिश्नर में फॉरवर्ड टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू of the district in which the taxpayer resides, carries the business, or in which the property belonging to the taxpayer is situated। अब एक टैक्सपेयर है, उसको कोई टैक्स उसके ज़िम्मे ड्यू है। अब उसको जितना भी टैक्स उसका ड्यू है, फ़र्ज़ कीजिए कि आपका 1,10,000 टैक्स ड्यू था एक ख़ास टैक्स पेयर का, तो आप क्या कर सकते हैं, जितना भी इसका टैक्स ड्यू है तो आप उसको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू के पास इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं कि भाई इस शख्स से इतना टैक्स हमें ड्यू है। अब किस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू को आप सेंड कर सकते हैं, पहली बात है जहां उसकी रेजिडेंस है। फ़र्ज़ की मैं मियाँ वाली का हूं, तो अगर मैं टैक्स पेयर हूं तो आप मेरे खिलाफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू मियाँ वाली को फॉरवर्ड कर सकते हैं। या जहाँ उसका बिज़नेस है, हो सकता है मेरा बिज़नेस रावलपिंडी के अंदर है, तो फिर अगर मेरे बिज़नेस जहाँ लोकेटेड है तो फिर आप रावलपिंडी के रेवेन्यू ऑफिसर को भेजेंगे। या फिर जहाँ प्रॉपर्टी है, हो सकता है मेरी प्रॉपर्टी रहीम यार खान में है या किसी और उसमें है, तो वहाँ भी आप सेंड कर सकते हैं ताकि वो मेरी प्रॉपर्टी में से मेरा टैक्स रिकवर करके आपको दे दे। इन विच द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द टैक्स पेयर इज सिचुएटेड, अ सर्टिफिकेट स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ एनी टैक्स ड्यू फ्रॉम द टैक्स पेयर। अब वो क्या इशू करेगा, उसको क्या बताएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू को एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसमें जितना टैक्स ड्यू होगा वो स्पेसिफाई करके बता दिया जाएगा। और ऑन रिसीट ऑफ सच सर्टिफिकेट द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू शैल प्रोसीड टू रिकवर फ्रॉम द टैक्स पेयर द अमाउंट सो स्पेसिफाइड एज इफ इट वर एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब बात यह है कि आपने तो उसको फॉरवर्ड कर दिया, अब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू कह सकता है भाई मैं क्या करूं, मैं तो अपने काम मेरे बहुत सारे होते हैं, मैं तो अपनी रिकवरी नहीं कर सकता, अपनी रिकवरी खुद करें, ऐसे वो नहीं कह सकता। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टैक्स रिकवर करके देना। और दूसरा केस ये भी हो सकता है कि जिस टैक्स पेयर का टैक्स है तो वो उसे कह सकता है कि भाई आप कौन होते हैं मुझसे टैक्स का पूछने वाले, दिस इज़ FBR's ड्यूटी, तो FBR ही मुझसे पूछेगा। एक्चुअली जब भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू के पास इस तरह का केस जाएगा तो यही समझा जाएगा कि जिस तरह उसका लैंड रेवेन्यू का कोई एरियर हो वो रिकवर कर रहा है। मिसाल के तौर पर अब जिस तरह एक बंदा है उसने कोई लैंड रेवेन्यू का कोई टैक्स पे करना था, तो यही समझा जाएगा कि लैंड रेवेन्यू का जो ऑफिसर है या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू वही टैक्स रिकवर कर रहा है। ठीक है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप मुझसे रिकवरी नहीं कर सकते। अब सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है, विदाउट द प्रेजुडिस टू एनी power to the power of the district officer revenue in this behalf, he shall have the same power
are same powers as the civil court has under the Code of Civil Procedure 1908 Act 5 of 1908। अब इस सिलसिले में इसके जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू है उसकी क्या अथॉरिटी होगी, किस तरीके से वो रिकवरी कर सकता है। भाई उसकी सेम वही पावर होंगी जो कि एक सिविल कोर्ट की होती है अंडर द सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908। तो 1908 में उसकी पावर्स होंगी सिविल कोर्ट की, वो जो भी पावर्स होती हैं तो ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो रेवेन्यू वो एक्सरसाइज कर सकता है वो सारी की सारी पावर। यानी फॉर ऑल पर्पज यही समझा जाएगा कि ये एक सिविल कोर्ट की डिग्री है या उसका एक ऑर्डर है फॉर द पर्पजेज ऑफ रिकवरी ऑफ द अमाउंट ड्यू अंडर अ डिग्री। तो भाई जितनी भी अमाउंट उस शख्स की ड्यू थी तो वो उसको एक ऑर्डर करके इशू करवा सकता है या वो सारे स्टेप्स ले सकता है। तो 138A आई थिंक इट इज़ क्लियर। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द सेक्शन 138B स्टेट इन बैंक्रप्सी। अब फ़र्ज़ करें कि एक टैक्स पेयर है वो बिज़नेस रन कर रहा है, उस बिज़नेस में उसको लॉस हो जाता है और आखिरकार वो बैंकरप्ट हो जाता है। तो फिर क्या होगा, अब वो बैंकरप्ट हो गया, क्या उसके जो टैक्स लाइबिलिटीज़ होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी, या फिर जो है ना अगर टैक्स लाइबिलिटीज़ हैं तो उसको आप किस तरह रिकवर करेंगे। देखिए एक आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई बंदा है अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करता है और उसकी बैंकरप्सी फाइल करता है, तो पहली बात तो यह है कि उसके पास कुछ ना कुछ एसेट्स तो होंगे। बिल्कुल ऐसे नहीं होगा कि वो बिल्कुल भूखा नंगा हो जाएगा। उसके पास ज़ाहिर है घर होगा, उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, लेकिन उसके पास लिक्विड एसेट्स नहीं होंगे जिससे वो उसको जो अपनी लायबिलिटीज़ है उसको क्लियर करे। तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो उसके पास होंगी। तो इस सूरत में अगर उसको फ्री हैंड दे दिया जाए कि ठीक है आप ये अपने एसेट्स अपने पास रखेंगे, तो वो जल्दी से क्या करेगा, इन एसेट्स को बेच के कहीं गायब होने के चक्कर चांसेस होंगे। तो बाकी लोगों की जो लायबिलिटीज़ है, साथ हमारे इनकम टैक्स की जो लायबिलिटीज़ हैं, ये सारी की सारी तो क्लियर होने से रह जाएंगी। तो इस सूरत में प्रोसीजर ये होता है कि जैसे ही कोई शख्स बैंकरप्सी डिक्लेयर करता है तो उसकी जो स्टेट होती है उसमें एक ट्रस्टी या एक ऑर्गेनाइज़र जो है ना वो कर दिया, जिसको स्टेट इन बैंकरप्सी कहते हैं, वो अपॉइंट कर दिया जाता है। वो फिर आपके एसेट को मैनेज करता है ताकि आपके जो ऑब्लिगेशंस है उसको पूरा किया जा सके। इफ़ अ टैक्स पेयर is declared bankrupt, the tax liability under this ordinance shall pass on to the state in bankruptcy। अब आपको या तो आपने खुद अपने आप को डिक्लेयर कर लिया या आपको जो है ना किसी कोर्ट ने या किसी और जो है ना जो अथॉरिटी होती है उसने आपको एक बैंकरप्ट तो डिक्लेयर कर दिया। तो इस सिलसिले में पहले क्या होगा, सबसे पहले भाई आपके जो प्रॉपर्टी होगी या बाकी जो आपके जो चीज़ें होंगी, एसेट्स जो होंगे, उसके ऊपर एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आपका जो स्टेट होगा वही इस बैंकरप्सी में आपकी जो टैक्स ओब्लिगेशंस है, टैक्स लायबिलिटीज़ है, उसको पूरा करने का ज़िम्मेदार होगा। If the tax liability is incurred by a state in bankruptcy, the tax shall be deemed to be a current expenditure in the operation of the state in bankruptcy। अब बात यह है कि आपके ज़िम्मे टैक्स था, फ़र्ज़ कीजिए 80,000 वाज टैक्स ड्यू फ्रॉम यू, और आपका हुआ ये कि कमिश्नर ने आपका, तो अब ये जो टैक्स था स्टेट के पास, चूँकि आपके जो थे मामलात है वो चले गए थे, उसने देखा कि भाई 80,000 रुपये का टैक्स मैंने एफबीआर का या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का देना है, तो उसने आपके अमाउंट में से कुछ एसेट्स को भेजा या किसी तरीके से 80,000 रुपये अरेंज किए और जाके उसको पे कर दिया। अब इसका ये जो 80,000 का जो एक्सपेंस है एक्चुअली ये आपके कारोबार का या आपके बिज़नेस का या आपके बैंकरप्सी की जो स्टेट है उसका एक रनिंग या ऑपरेशन एक्सपेंस काउंट होगा, and shall be paid before the all claims shall be paid before the claims preferred by the other creditors are settled। तो भाई बात ये है कि दूसरे जो क्रेडिटर्स हैं जो नॉर्मली जिनकी प्रेफरेंस ज़्यादा होती है उससे ये पहले पे करेगा। ये ज़रा आप ख़ास बात नोट करने वाली है कि मतलब सबसे पहले इनकम टैक्स आपका जो है ना या जितना भी टैक्स लायबिलिटी होगी वो पूरी की जाएगी, उसके बाद जो बाकी क्रेडिटर्स वगैरह होंगे उनकी बारी आएगी। I think section 138B is complete. Now section 139। What does the section 139 says? Collection of tax in case of private companies and an association of person। अब बात यह है अगर कोई प्राइवेट कंपनीज हैं या एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैं, उनसे अगर टैक्स डिफ़ॉल्ट कर जाती हैं तो फिर टैक्स की रिकवरी किस तरीके से होगी।
क्योंकि इससे पहले हमने पढ़े थे इंडिविजुअल पढ़े थे, इंडिविजुअल की अगर कोई टैक्स लायबिलिटी है तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे। उसके अलावा और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उसको आप बेच सकते हैं, जेल भेज सकते हैं, ये वो काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जो कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि कंपनीज़ की जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। इसी तरह एसोसिएशन ऑफ पर्सन में भी मल्टीपल लोग होते हैं, तो किससे टैक्स रिकवर करेंगे, कितना टैक्स रिकवर करेंगे। अब बात आ गई मिसाल के तौर पर एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, उसमें 3 मेंबर है ABC। अब कंपनी जो है ना डिफ़ॉल्ट कर गई है, एसोसिएशन डिफ़ॉल्ट कर गई है। अब A के पास टोटल ही 3 लाख के वर्थ थी और B के पास जो है ना 10 लाख की थी, और टोटल जो लॉस हुआ है वो 20 लाख का हुआ है। तो अगर दो भाग गए हैं तो आपने क्या करना है, सी कह देगा कि भाई मेरा हिस्सा तो नहीं बनता, मुझे सारे पैसे क्यों रिकवर कर रहे हो। ये सारे के सारे जवाब हम देखेंगे इस सेक्शन के अंदर। तो सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139, नॉट स्टैंडिंग anything in Companies Act 2017 where any tax payable by a private company, including a private company that has been wound up and gone into liquidation, in respect of any tax year that cannot be recovered from the company, every person who was at any time in the tax year। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, उसके कोई टैक्स लायबिलिटी है और इसमें वो कंपनी भी शामिल है जो कि अब वाउंड अप हो चुकी है या अपना बिजनेस क्लोज कर चुकी है या लिक्विडेट हो चुकी है। मतलब उसके जितने एसेट्स वगैरह थे वो सारे के सारे कन्वर्ट हो चुके हैं इन फॉर्म ऑफ मनी, और लायबिलिटीज वगैरह क्लियर करने के बाद अब प्रैक्टिकली कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, कोई एसेट नहीं है। तो फिर अगर उसकी कोई लायबिलिटी होगी तो उस लायबिलिटी का जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि कंपनी ख़त्म बात ख़त्म, ऐसे नहीं होगा, बात ख़त्म नहीं होगी। तो इसमें यह है कि इन रिस्पेक्ट उसमें उसकी जो टैक्स लायबिलिटी होगी उसका ज़िम्मेदार हर वो शख्स होगा जो कि उस टैक्स ईयर में, मतलब जिस टैक्स ईयर की लायबिलिटी है। मिसाल के तौर पर 2020 टैक्स ईयर की हम बात करते हैं कि 2020 टैक्स ईयर के अंदर एक कंपनी थी जो कि किसकी कोई लायबिलिटी है, और हो सकता है कि वो कंपनी 2020 के अंदर ही वाइंड अप कर चुकी है, ठीक है, अपना बिजनेस लिक्विडेट हो चुकी है। अब उससे आपने 5 लाख रुपए रिकवर करने हैं। तो इसमें कौन कौन से लोग हैं जिसको रिस्पॉन्सिबल करेंगे कि जो उस 2020 साल के अंदर किसी भी वक्त या तो पूरा अरसा या किसी भी टाइम रहे हों, और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अदर देन एन एम्प्लॉयड डायरेक्टर, अगर वो डायरेक्टर रहे हों, डायरेक्टर ऑफ दी कंपनी रहे हों, लेकिन पेड डायरेक्टर के अलावा वो पूरे अरसे के लिए रहे हों या उसके साल के किसी पार्ट में रहे हों, तो वो जिम्मेदार होंगे टैक्स रिकवरी के सिलसिले में। A shareholder in the company owing not less than 10% of the paid up capital ऑफ दी कंपनी, अगर डायरेक्टर आपके हाथ नहीं आ रहा तो शेयर होल्डर से भी आप टैक्स की रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन कितना शेयर, अब आपने फ़र्ज़ कीजिए कल खुदा न खास्ता PSO डिफ़ॉल्ट कर जाती है। अब PSO डिफ़ॉल्ट कर जाती है, आपके पास उसके 15 शेयर्स हैं, तो क्या मतलब FBR आपको भी पकड़ेगी? ऐसे नहीं है, एक सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर को पकड़ना है आपने। उस शेयर होल्डर से भी आप उसकी टैक्स रिकवरी कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास 10% ऑफ द पेड ऑफ कैपिटल से ज़्यादा के शेयर्स हों, इससे बड़ा शेयर होल्डर होगा, उसी से अमेरिकन शेल बी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यू बाय दी कंपनी। तो उससे अगर आपके पास 3-4 शेयर होल्डर को आपने पकड़ लिया है या 2-3 जो उसके डायरेक्टर्स हैं उनको आपने पकड़ लिया, अब बात है कि उनकी कंबाइन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर कंबाइन नहीं है तो उनकी अकेले अकेले से भी आप ये पूरा का पूरा टैक्स रिकवर कर सकते हैं जॉइंटली एंड सेवरली। अब 2 क्या कह रहा है, सब सेक्शन 2 कह रहा है कि एनी डायरेक्टर हु पेज टैक्स अंडर सब सेक्शन 1, फ़र्ज़ करें कि आपको एक ही बेचारा डायरेक्टर मिला था या एक ही शेयर होल्डर मिला था, उससे आपने जितना भी टैक्स था 10 लाख का था, 15 लाख का था, सारा का सारा उससे रिकवर कर लिया। अब उस बेचारी की जिम्मेदारी तो नहीं थी, 5 डायरेक्टर और भी थे, या टोटल 5 डायरेक्टर थे तो 4 डायरेक्टर और भी थे। अब वो कहेगा यार ठीक है मैंने तो पैसे पे कर दिए हैं, लेकिन बाकी का जो है ना, मेरे तो सिर्फ 2 लाख रुपए बनते थे, तो बाकी 8 लाख के जिम्मेदार तो दूसरे लोग हैं, तो फिर क्या होगा। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए सब सेक्शन 1 के तहत आपने उससे जो टैक्स की कंपनी का जो टैक्स था वो रिकवर करवा लिया, तो shall be entitled to recover the tax paid from the company or share of the tax from any other director। तो बाद में अगर कंपनी की कोई एसेट्स उसके पास हैं या कोई चीज़ आ जाती है तो कंपनी से वो टैक्स रिकवर कर सकता है। मिसाल के तौर पर उसने 10 लाख किया है, वो टैक्स डायरेक्टर का तो नहीं था, तो डायरेक्टर वो 10 लाख कंपनी से रिकवर कर सकता है।
या अब कंपनी लिक्विडेट कर चुकी है, कंपनी तो हाथ आ नहीं रही है, तो वो जो बाकी जो डायरेक्टर्स थे 5 उसके साथ या 4 उसके साथ थे, तो उनको भी कहता है कि भाई आप अपना अपना शेयर मुझे दें, क्योंकि मैंने सारा का सारा टैक्स पे किया, मेरा सारा ड्यू नहीं था, तो आपका जो शेयर बनता है आप मुझे पे करें। 3 क्या कह रहा है, अ शेयर होल्डर। अब ये कह रहा है, ये तो था पहले डायरेक्टर की बात थी कि डायरेक्टर से आप वो टैक्स रिकवर कर सकते हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं। लेकिन अगर आप को डायरेक्टर हाथ नहीं आता, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अ शेयर होल्डर हु पेज टैक्स अंडर सब सेक्शन 1 शेल बी इंटाइटल टू रिकवर टैक्स पेड फ्रॉम द कंपनी और फ्रॉम एनी अदर शेयर होल्डर ऑफ। अब बात यह है कि एक शेयर होल्डर था, उससे आपने सारा का सारा टैक्स रिकवर कर लिया। अब जब सारा का सारा टैक्स आपने रिकवर कर लिया, तो वो टैक्स रिकवर कर सकता है, कंपनी से रिकवर कर सकता है, और अगर कंपनी से नहीं तो किसी दूसरे शेयर होल्डर से भी वो रिकवर कर सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो कंडीशन पहले आपने पढ़ी थी सब सेक्शन 1 और इसकी क्लास बी में, यानी कि जो 10% वाले शेयर होल्डर वाला अगर कोई और शेयर होल्डर है, तो उससे भी वो उसका शेयर जितना भी उसका प्रोपोर्शन बन रहा था, तो इतनी रिकवरी कर सकता है, वो इंटाइटल्ड होगा कि वो शेयर होल्डर से हिस्सा ले ले। मिसाल के तौर पर एक कंपनी का एक शेयर होल्डर था जिससे आपने 5 लाख की रिकवरी की। अब इसी तरह का एक और शेयर होल्डर है जिसके बीच 10% से ज़्यादा शेयर, तो ये उसको कह सकता है और ये लीगली इंटाइटल होगा कि भाई मैंने तो 5 लाख जमा किए, उसमें से 2.5 लाख तो आपके थे, 2.5 लाख मुझे वापस करें। तो ये इंटाइटल है ये पर्सन। लेकिन एक और शेयर होल्डर है जिसके पास सिर्फ 3% शेयर है, उससे लेने का ये हकदार नहीं है। वजह ही क्या है, ये जो सब सेक्शन 1 क्लास बी के अंदर उसने मिनिमम लिमिट दी है। सब सेक्शन 4 नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन एनी लॉ where a tax payable by a member of an association of person in respect of members share of the income of an association। अब फ़र्ज़ करें कि एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें आप 3 मेंबर है ए बी सी। अब उस पार्टनर उस मेंबर की उस एसोसिएशन की वजह से आपका जो टैक्स का शेयर बन रहा था वो था 2 लाख रुपए था, टोटल था 6 लाख था, लेकिन आपका जो था 2 लाख रुपए था। अब आप वो टैक्स पे नहीं करते, तो फिर क्या होगा, आपकी एसोसिएशन क्या इसकी रिस्पॉन्सिबल ठहराई जा सकती है या नहीं, ये चीज़ ज़रा हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो कह रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंबर्स शेयर इन द इनकम ऑफ एसोसिएशन, लेकिन आपकी जो इनकम है वो मेंबर की, वो उस एसोसिएशन की इनकम थी जिसके ऊपर वो टैक्स नहीं पे कर रहा। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्स ईयर दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द मेंबर, अगर उस मेंबर से रिकवर नहीं की जा सकती, दी एसोसिएशन शेल बी लायबल टू द टैक्स ड्यू बाय द मेंबर, तो इस एसोसिएशन की लायबिलिटी होगी वो टैक्स पे करना, और तो उस एसोसिएशन से रिकवर किया जा सकता है। मेरे ख्याल में मैं अपनी बात को वाज़ह कर चुका हूँ, लेकिन मैं इसको दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें कि एक कंपनी है ए बी सी, उसमें से जो थर्ड पार्टनर है सी, उसका जो शेयर बन रहा था उस एओपी में इनकम का, उसके ऊपर टैक्स बन रहा था 3 लाख रुपए। अब वो जो शेयर होल्डर या मेंबर है उससे टैक्स रिकवर नहीं किया जा सकता किसी वजह से, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एसोसिएशन से वो 3 लाख रुपए या 2 लाख रुपए जितना भी उसका टैक्स था वो रिकवर कर सकते हैं। That was section 4. Now subsection 5 notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force where any tax payable by an association of a person in respect of any tax year cannot be recovered from association। अब सिचुएशन चेंज हो गई है कि देखें एसोसिएशन का टैक्स था, एसोसिएशन टैक्स नहीं दे पा रही, तो फिर क्या होगा, क्या उसके मेंबर से आप वो टैक्स रिकवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप 3 मेंबर थे, आपने एक एबीसी एसोसिएशन बनाई थी, एबीसी का जो टैक्स बना किसी वजह से वो टैक्स नहीं देती, तो हम क्या उस बंदे से टैक्स रिकवर कर सकते हैं। इस तरह का रिसेंटली केस हमारे पास है कि एक एसोसिएशन है, 2 उसके मेंबर हैं, अब उनको टैक्स लगा हुआ है तकरीबन 10 लाख का, हमने टैक्स लगाया। अब एसोसिएशन जो है ना वो डायरेक्टली हमारे काबू में नहीं आ रही है, आने को आ जाएगी, लेकिन ये कि हम अगर बहुत ज़्यादा कोई क्वार्ज मैयर ना लें, लेकिन उसके मेंबर से हम रिकवर कर सकते हैं और हम उसी तरफ ही प्रोसीड कर रहे हैं। तो कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ द पर्सन एवरी पर्सन हु वाज एट एनी टाइम इन दैट ईयर अ मेंबर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ पर्सन शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यू बाय द एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो भाई कोई भी मेंबर जो उसका रहा हो, या पूरे साल रहा हो या साल के किसी ख़ास अरसे में रहा हो, तो आप उससे टैक्स की रिकवरी करेंगे, अकेले से या सब के मिला के।
मतलब अगर सारे लोग मिल जाते हैं तो फिर तो वो आधा आधा शेयर देंगे जितना उनका बनता है, लेकिन अगर वो नहीं मिलते तो एक भी बंदा मिलता है तो उससे आप पूरी पूरी रिकवरी कर सकते हैं। एनी मेंबर हु पेज द टैक्स अंडर सब सेक्शन 5, यहाँ ये फिर वही बात हो गई है कि अब सब सेक्शन 5 के तहत जो एसोसिएशन का टैक्स बन रहा था वो एक मेंबर ने पे कर दिया या दो ने पे कर दिया, तो क्या वो अकेले बेचारे जो है ना वो टैक्स जमा करवा के खामोश हो जाएंगे? ऐसे नहीं होगा। उसमें ये होगा कि ये लोग इंटाइटल होंगे कि वो टैक्स पे जो भी इन्होंने किया एसोसिएशन का, उसमें से जो दूसरे मेंबर्स थे जितना उनका शेयर बन रहा था तो वो शेयर रिकवर कर सकते हैं उनसे। मिसाल के तौर पर ABC फर्म थी, ABC में से जो है ना सी बेचारा जो है ना टैक्स वालों के हाथ चढ़ गया था और उसने 3 लाख रुपए जो टोटल टैक्स था वो जमा करवा दिया। अब उसमें जो उसका शेयर बन रहा था वो 1 लाख था, तो वो फिर B और A से कह सकता है कि भाई आप लोगों का शेयर भी मैंने पे किया तो इसलिए 1-1 लाख रुपए मुझे वापस दो, or he will be legally entitled. Any member who pays tax under subsection, I think subsection 5, we have studied the subsection 5. Now the subsection 7, the provision of this ordinance shall apply to any amount due under this section as if it was tax due under an assessment order. अब बात यह है, हमने चीज़ें तो बहुत सारी पढ़ी हैं कि भाई कंपनी का टैक्स है तो आप डायरेक्टर से रिकवर कर लें या मेंबर से रिकवर करें, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में केस में आप मेंबर से रिकवर कर लें, तो वो बंदा कह सकता है कि भाई ये किस ऑर्डर सेक्शन के तहत, किस ऑर्डर के तहत आप मुझसे ले रहे हैं, मेरे खिलाफ तो कोई जो है ना ऑर्डर पास नहीं हुआ। तो भाई जो टैक्स पेएबल होगा वो यही समझ जाएगा कि उसका ये जो टैक्स है ये डिटरमिन हुआ है बाय पासिंग एन ऑर्डर, जिस तरह के एक प्रॉपर ऑर्डर पास होता है जो हम आगे पढ़ेंगे 120 है, 121 है, 122 है या और भी इस तरह के ऑर्डर्स हैं। तो उन ऑर्डर्स के तहत जिस तरह का एक प्रॉपर फैसला होता है तो टैक्स उसकी लायबिलिटी हो जाती है। तो बिल्कुल यही जो टैक्स होंगे ये भी ऐसे समझेगा कि जैसे एक ऑर्डर पास हुआ है। आई थिंक this subsection 7 must be clear in your mind. Now our section 139 is clear. Tomorrow we will study section 140. 140 is a very powerful section. इसमें अगर आपको याद होगा तो जो हमारे चेयरमैन थे शबर जैदी, उसने इसके अंदर एक चेंज की थी। उस चेंज का आजकल भी अंडर डिस्कशन चल रही होती है। सेक्शन 140 असल में होता है कि अगर आपका टैक्स है जो आपने रिकवर करना है, मिसाल मिस्टर ए का टैक्स आपने लेना है, मिस्टर ए से टैक्स रिकवर करना है, लेकिन मिस्टर ए आपके हाथ डायरेक्टली वो टैक्स यानी को नहीं पे कर रहा, तो अगर उसके पैसे मिस्टर बी के पास पड़े हैं या मिस्टर सी के पास पड़े हैं तो आप उनसे भी ये पैसे रिकवर कर सकते हैं। तो डायरेक्टली उसे कहते हैं कि भाई या आपने ए को पैसे देने हैं या ए के पैसे आपके पास पड़े हुए हैं तो ये हमें दे दे। तो ये बैंक अकाउंट्स में जो पैसे होते हैं या और इस तरीके से काफ़ी सारी एग्जाम्पल हैं जो कि सेक्शन 140 में पड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा टूल है रिकवरी में, क्योंकि नॉर्मली तो पाकिस्तानी लोग जो हैं ये टैक्स के बारे में इनके बड़े अच्छे वो हैं, दे वांट टू पे द टैक्स, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो टैक्स अवॉइड करना चाहते हैं, मतलब टैक्स चोरी करना चाहते हैं, टैक्स लग जाता है तो कोऑपरेट नहीं करते, तो फिर कोर्सिव मेजर भी लेने पड़ते हैं क्योंकि लॉ ने तो अपना रास्ता बनाना होता है हर सूरत में। तो सेक्शन 140 को हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।